कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति भारत में पैदा नहीं हुआ, उसके पास भारतीय पासपोर्ट भी नहीं है, लेकिन वह बिना वीजा के भारत में आ सकता है, यहाँ वर्षों तक रह सकता है, पढ़ सकता है, व्यापार कर सकता है। आखिर ऐसा कैसे संभव है? क्या यह भारतीय नागरिक है या फिर कुछ और? यह केवल एक कार्ड की कहानी नहीं है, बल्कि भारत और विश्व भर में बसे करोड़ों भारतीय मूल के लोगों के बीच रिश्ते को और मजबूत बनाने की कहानी है। हाल ही में भारत सरकार ने ई ओसीआई कार्ड की शुरुआत की। यह कदम डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत लिया गया ताकि ओसीआई सेवाओं को पूरी तरह से डिजिटल बनाया जा सके। इसका उद्देश्य केवल सुविधा देना नहीं, बल्कि भारत और उसके प्रवासी समुदायों के बीच संबंधों को और अधिक आधुनिक, सुरक्षित और प्रभावी बनाना है। अगर हम बात करें कि यह खबर क्यों आई है, तो सरकार ने घोषणा किया है कि अब ओसीआई कार्ड से जुड़ी कई सेवाएं डिजिटल माध्यम से उपलब्ध होंगी। पहले अधिकांश प्रक्रियाएं कागज आधारित थी, जिनमें समय अधिक लगता था। अब आवेदन सत्यापन और रिकॉर्ड प्रबंधन काफी आसान और तेज होगा। यह डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार माना जा रहा है। यह डिजिटल इंडिया और ईज टू लिविंग का हिस्सा है। यह खबर कई कारणों से महत्वपूर्ण है। दुनिया के लगभग हर बड़े देश में भारतीय मूल के लोग रहते हैं। भारत विश्व के बड़े प्रवासी समुदाय वालों देशों में शामिल है। ऐसे में यदि भारत उन्हें आधुनिक डिजिटल सेवाएं प्रदान करता है, तो उससे भारत की सॉफ्ट पावर बढ़ती है, विदेश नीति मजबूत होती है, निवेश बढ़ता है और भारत की छवि और बेहतर बनती है। अब प्रश्न आता है कि ओसीआई क्या है? तो ओसीआई का पूरा नाम है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। यह ध्यान देने वाली बात यह है कि ओसीआई भारतीय नागरिकता नहीं है। यह केवल भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को दी जाने वाली विशेष सुविधा है। अगर इसके हिस्ट्री की बात करें या फिर इसकी शुरुआत की बात करें, तो ओसीआई व्यवस्था की शुरुआत सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005 के माध्यम से की गई थी। इसका उद्देश्य था कि विश्व भर में बसे भारतीय मूल के लोगों को भारत से जोड़े रखना। ओसीआई कार्ड किसे मिलता है या फिर इसकी क्या एलिजिबिलिटी है? तो अब प्रश्न आता है कि ओसीआई कार्ड किसे मिल सकता है? भारतीय मूल के विदेशी नागरिक जिनके माता पिता या दादा दादी भारत में जन्मे हो या कुछ विशेष परिस्थितियों में भारतीय नागरिक के विदेशी जीवन साथी हों। किन देशों के नागरिक ओसीआई नहीं बन सकते, लेकिन हर व्यक्ति को ओसीआई नहीं बन सकता है। विशेष रूप से पाकिस्तान, बांग्लादेश के नागरिकों को सामान्यतः ओसीआई की सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। यह निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर के लिया गया है। बेनिफिट ऑफ ओसीआई। ओसीआई धारकों को कई महत्वपूर्ण सुविधाएं मिलती हैं। सबसे बड़ा लाभ यह है कि लाइफ टाइम वीजा यानी बार बार वीजा लेने की आवश्यकता नहीं है। वे भारत के किसी भी जगह पे कई बार आ जा सकते हैं, लंबे समय तक रह सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, कई प्रशासनिक सुविधाएं भी उन्हें प्राप्त होती हैं। वो लेकिन क्या नहीं कर सकते हैं? लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि ओसीआई नागरिक नहीं है, तो इसलिए वे वोट नहीं दे सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते, संवैधानिक पद नहीं ले सकते, भारतीय पासपोर्ट नहीं प्राप्त कर सकते और कृषि भूमि भी नहीं खरीद सकते हैं। यह ओसीआई और भारतीय नागरिकता में सबसे बड़ा अंतर है।
अब बात करें अगर ईओसीआई की, तो ईओसीआई का अर्थ होता है कि ओसीआई सेवाओं का डिजिटल संस्करण। अब ऑनलाइन सत्यापन, डिजिटल रिकॉर्ड, फास्ट प्रोसेसिंग और पेपरलेस सिस्टम लागू होगा। ईओसीआई की आवश्यकता क्यों हुई? तो पहले कई समस्याएं थी, जैसे कि दस्तावेजों का खो जाना, लंबी प्रक्रिया, रिकॉर्ड अपडेट करने में कठिनाई और समय की बर्बादी। लेकिन अब डिजिटल रिकॉर्ड, सेवा तेज, कम कागजी कार्य, आसान सत्यापन। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये समस्याएं काफी हद तक समाप्त हो गई हैं। डिजिटल इंडिया कनेक्शन, यह पहल सीधे सीधे डिजिटल इंडिया मिशन से जुड़ी हुई है। इसका उद्देश्य यह है कि मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, पेपरलेस एडमिनिस्ट्रेशन, ईज टू लिविंग और बेहतर ई गवर्नेंस। भारत के लिए ओसीआई क्यों महत्वपूर्ण है? तो ओसीआई केवल सुविधा नहीं है, यह भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारतीय प्रवासी विदेशों में भारत की सकारात्मक छवि बनाते हैं, टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, रेमिटेंस भेजते हैं और भारत की आर्थिक प्रगति में योगदान देते हैं। इंडिया डायस्पोरा, आज लगभग हर महाद्वीप में भारतीय समुदाय मौजूद है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, सिंगापुर जैसे देशों में लाखों भारतीय मूल के लोग रहते हैं। इसीलिए भारत डायस्पोरा डिप्लोमेसी पर विशेष ध्यान देता है। डायस्पोरा डिप्लोमेसी, आज विदेश नीति केवल सरकारों के बीच नहीं होती, अब लोगों के बीच संबंध भी महत्वपूर्ण हो गए हैं। भारतीय प्रवासी भारत की संस्कृति फैलाते हैं, व्यापार बढ़ाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की आवाज को मजबूत करते हैं। ओसीआई वर्सेस एनआरआई, यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर समझना होगा। एनआरआई जो होते हैं वो भारतीय नागरिक होते हैं, जबकि ओसीआई विदेशी नागरिक होते हैं। एनआरआई के पास भारतीय पासपोर्ट होता है, जबकि ओसीआई के पास विदेशी पासपोर्ट होता है। ओसीआई में आवश्यकता लाइफ टाइम वीजा चाहिए, जबकि एनआरआई में वीजा की आवश्यकता नहीं होती है। चुनौतियों की बात करें तो हर डिजिटल व्यवस्था के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी, डाटा प्राइवेसी, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और डिजिटल फ्रॉड। इसीलिए मजबूत साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखें तो जीएस पेपर 2 और 3 और एसए, इन तीनों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही ये, साथ ही ये प्रीलिम्स और मेंस क्वेश्चन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हुए भारत को कॉन्सुलर सर्विस मजबूत करनी होगी, साइबर सिक्योरिटी बढ़ानी होगी, डिजिटल आइडेंटिटी सुरक्षित करनी होगी और वैश्विक भारतीय समुदाय को नीति निर्माण में और अधिक जोड़ना होगा। ई कॉमर्स केवल एक डिजिटल कार्ड नहीं है, यह एक डिजिटल दस्तावेज नहीं, बल्कि भारत और वैश्विक भारतीय समुदायों के बीच संबंधों को आधुनिक, सुरक्षित और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह डिजिटल इंडिया, गुड गवर्नेंस और डायस्पोरा इन एंगेजमेंट को नई गति देता है। साथ ही यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि ओसीआई सुविधा भारतीय नागरिकों का विकल्प नहीं है, बल्कि भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों के लिए विशेष अधिकारों और सुविधाओं का एक ढांचा है। यह डिजिटल इंडिया, गुड गवर्नेंस और डायस्पोरा डिप्लोमेसी, इन तीनों का एक सुंदर समन्वय ई ओसीआई में दिखाई देता है।
सीमाएं देशों को बांट सकती हैं, लेकिन संस्कृति, विरासत और विश्वास दुनिया भर के भारतीयों को भारत से जोड़कर रखते हैं। इस ओसीआई उसी अटूट संबंध को डिजिटल युग में नई पहचान देने का प्रयास है। धन्यवाद।